से कहा गया पीएम इन हिजाब चाहिए। अब महिला पीएम चाहिए, ये तो इस देश ने महिला प्रधानमंत्री देखी है, लेकिन ये हिजाब वाला ऑब्सेशन क्या और ये चुनाव के समय क्यों आता है? सुचारिता, जब हिजाबी पीएम या बुर्के वाली पीएम की बात होती है तो इसका साफ मतलब होता है कि वो मुसलमान महिला पीएम चाहिए जो उनके इशारे पे चलती हो, उनकी मानती हो। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि हमारी मुसलमान समाज से या कलमा गो एक महिला को हम पीएम देखना चाहते हैं, तो वो मैं भी हो सकती हूँ और मेरी जैसी भारत की कोई भी मुस्लिम महिला हो सकती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर मैंने बुर्का नहीं पहना है तो मैं पीएम नहीं बन सकती? और सबसे पहली बात तो जो बुर्के और हिजाब वाली पीएम की मांग करते हैं, वो अपनी पार्टी में कितनी महिलाओं को जो बुर्के वाली हिजाब वाली है उनको प्रवक्ता, अध्यक्ष या कोई भी पद उन्होंने दिया है? आप उनको, उन्होंने टिकट दिए, एक महिला को टिकट दिया और वो बार बार ये मांग करते हैं कि हमें हिजाब और बुर्के वाली पीएम चाहिए। खुद तो वो महिलाओं को उतारेंगे नहीं, लेकिन देश से मांग करते हैं। आप पहले महिलाओं को उतारिए, फिर इलेक्टोरल अब मेजॉरिटी साबित कीजिए, उनको भेजिए संसद में, फिर कहीं जाकर आपकी पीएम बनेगी। ये कौन सा ख्वाब बेचते रहते? ये ख्वाब नहीं बेचते, ये अपनी मानसिकता बेचते हैं, अपना कंट्रोल बेचते हैं इस देश के ऊपर। ये अपनी मानसिकता बेचते हैं। पहले मैं रशीदी साहब के पास जाऊंगी। रशीदी साहब, हिजाब, पीएम इन हिजाब चाहिए। वहाँ हिजाब जलाए जा रहे हैं ईरान में, यहाँ पीएम इन हिजाब चाहिए अभी? देखिए, हिंदुस्तान के इस सेकुलर ढांचे में जो हमारा संविधान कहता है, 3 चीजें होना जरूरी है पीएम बनने के लिए। हाँ। एक तो वो इंडियन हो, हिंदुस्तान की नागरिकता हो उसके पास, जी। पार्लियामेंट का मेंबर हो, हाँ। और उसके पास मेजोरिटी हो। ये 3 चीजें चाहिए। ठीक है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि वो हिंदू ही होगा, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि वो बुर्के वाली नहीं होगी या हिजाब वाली नहीं होगी। नहीं, आप ये क्यों कह रहे हैं कि बुर्के वाली नहीं होगी? नहीं लिखा। आपको बुर्के वाली संविधान बता रहा हूं, मैं संविधान आप ये भी तो कह सकते हैं कि मुसलमान पीएम चाहिए। नहीं, मुसलमान महिला पीएम बने, ये भी तो कह सकते हैं कि मुसलमान महिला पीएम बने। दिक्कत ये है, आप लोग सुनना भी नहीं चाहते, बात करना भी नहीं चाहते। सुन लीजिए ना, आफिया बीवी जो थी, चीफ जस्टिस रही हैं, फातिमा बीवी स्कार्फ में रही हैं, तमिलनाडु की गवर्नर बनी, स्कार्फ में रही हैं। हिंदुस्तान का संविधान तो कहीं डुलमुल नहीं हुआ। आज भी जजेस हैं स्कार्फ पहने हुए। फातिमा बीबी कहाँ हिजाब पहनती थी? जब आपको पता ही नहीं, जब आपको पता ही नहीं है, हिसाब नहीं। अरे जब आपको पता ही नहीं है, क्यों बोलती हैं आप लोग? उनकी फोटो निकाली, आपको पता ही नहीं, निकल जाएगी। वो स्कार्फ में रहती थी, अभी गूगल से निकल जाएगी हिजाब की फोटो। वो देखिए, वो कह रही है मैं तो फैन थी उनकी, उन्होंने कभी नहीं। अच्छा ठीक है, बोलिए। सुचारिता, देखो ये असल में क्या है, एक है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, एक है सच्चा ज्ञान। ठीक है। कुछ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लेकर बैठते हैं, क्योंकि जी ऐसा हुआ ही नहीं। उन्होंने जब वो तमिलनाडु की गवर्नर थी, जब भी स्कार्फ होता था उनके ऊपर, ये 101% आपको बता रहा हूं। इसको कोई नहीं वो कर। दूसरी बात, अब सुनिए मेरी बात। आजकल थोड़ी मुश्किल है, अब सुनिए मेरी बात, पता लग जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा मैं ये कहता हूँ, अगर वो स्कार्फ पहने हुए प्राइम मिनिस्टर हो तो दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समस्या ये है, हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर 19, 25, 26, 27, 30 तक आप पढ़िए, मजहबी आजादी है। अगर कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बनता है तो आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत सुनिए, मैं बताता हूँ क्या बैन है। नहीं, दिक्कत क्या है? हम अभी भी हिजाब में रहना चाह रहे हैं, हम अभी भी चाह रहे हैं ईरान की बात कि महिला बने तो मुसलमान महिला पीएम बने, लेकिन हिजाब पहने रहे। आप डिबेट ईरान में कर रही हैं? भाई हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, इसीलिए हिजाब के बारे में बोल रही हूँ। महिला बैठी है आपके बगल में, हिजाब नहीं पहना है, मुसलमान महिला है और पीएम बनने की इच्छा रख सकती है। सबको आजादी है, यहाँ सबको आजादी है। मेरे घर में मेरी बेटी ना पहने, मेरी बीवी ना पहने, आजादी है। मैं एक सवाल, मैं भाटी जी के पास जाऊँ, फैज जी के पास जाऊँ, मैं उनके पास जाऊँ, उससे पहले जरा एक वोट कराती हूँ। मेरी जनता यहाँ जो बैठी है, जरा बताइए आप लोग कि इस देश में एक हिजाबी प्रधानमंत्री यानी महिला जो है वो हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बने, वोट से फाइनल हो जाएगा? नहीं होगा सर, सर्वे कभी नहीं होता, नहीं होता। एक मिनट, इस्लामिक देश है यहाँ पर, और वहाँ पर आप हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहते। इंडिया ही है आपके लिए, भारत ही है आपके लिए, क्या आप हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? पहले अपने घर में अपनी महिलाओं को हिजाब से बाहर तो निकालिए। ये बड़ी बात है, ये बड़ी जमाना है भाई साहब, ये बड़ी बात है। वो कह रहे हैं घर की महिलाओं को हिजाब से बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। एक मिनट, अब मैं आ रही हूँ, एक बार बाकी मेहमान इनका जवाब तो दे दो। अरे दीजिए जवाब। देखिए, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान सुन लीजिए, चुप हो गए। पाकिस्तान में एक ही चीज है कि वहां मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बनेगा। दुबई में एक ही चीज है कि मुसलमान बनेगा।
इस देश में हम इसलिए अपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ मुसलमान अरे रशीदी साहब, वो ये कहाँ बोल रही है कि महिला, वो ये नहीं कह रहे मुसलमान महिला ना बने, नहीं हिंदू ही बनेगा, वो ये नहीं कह रही है, वो ये नहीं कह रही है। मैं बड़ी खबर भी बताऊंगी, बड़ी खबर आ रही है हमारे बनेगा। आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? एक सेकंड, हाँ 70 साल इन्हीं लोगों ने राज किया, इसलिए इन लोगों को मुसलमानों ने राज राज करने किया की है। आदत पड़ गई है। तो सपोर्टिंग पार्टी थी इनकी, लेकिन महिलाएं आज बहुत आगे बढ़ रही हैं। उनको देखिए, पढ़ाइए, एक सेकंड, इंदिरा ठीक है, एक मिनट में गांधी, भाटी जी के पास राजीव जाते गांधी, एक मिनट। मनमोहन सिंह, अरे भाई रशीदी जी, एक मिनट सारे मुसलमान उन्होंने थे। एक महिला क्या ने यहाँ मैडम आप सीधा लोग सवाल पूछा भाटी जी, एक उन्होंने आंख से कहा कि देखते हो। मुसलमान महिला बने, कोई महिला बने, लेकिन हिजाब में प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा क्यों है? ये सिर्फ दाव चुनाव के समय आते हैं। मैं पर्दा प्रथा का घोर विरोधी हूँ। हाँ ठीक है, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में बेटियों को पर्दे में नहीं रखना चाहिए। बेटियों को आज़ादी दो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें आगे बढ़ाओ। लेकिन सवाल ये डिबेट आपकी पर्दा प्रथा से हटके हिंदू मुस्लिम पे जा रही है। हाँ हाँ कोई भी मुसलमान प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रख सकता है, बिल्कुल कोई रख दलित, सकता है। कोई आदिवासी, बिल्कुल रख कोई सकता है। पिछड़े समाज का व्यक्ति, कोई किसी भी समाज का व्यक्ति रख सकता है। हाँ सही बात। जो आपका मूल विषय है कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदाय, वो जो है हाँ। तुष्टीकरण, हाँ ये दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, तुष्टीकरण बढ़ता जा रहा है। हाँ और सभी पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक सिरे से, इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म हैं। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। जब देश आज़ाद हुआ था तो देश की 10 प्रमुख समस्याओं में सांप्रदायिकता भी एक बड़ी समस्या थी। ठीक है, लेकिन ये शायद जिन्होंने भी ईमानदारी से देश का अध्ययन किया वो मानेंगे कि धीरे धीरे सरकारों ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि देश में सांप्रदायिकता भी कम हुई, जातिवाद भी कम हुआ, छुआछूत भी कम हुई, गरीबी भी दूर हुई, शिक्षा भी बढ़ी। लेकिन अब इस दौर में फिर सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, फिर एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है और हर चीज को उसी पर ले आया जाता है, हिंदू मुसलमान पर। ये जो ओवैसी साहब हैं और बीजेपी, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा एक हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा प्रदीप देता जी को भी है, लीजिए, हाँ। एक मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है, ठीक है, और दोनों सांप्रदायिकता गलत है। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे सांप्रदायिकता सबकी खराब होती है, लेकिन बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता अल्पसंख्यक से ज्यादा खतरनाक होती है। और जिस सांप्रदायिकता को सरकार संरक्षण दे वो विनाशकारी होती है। आज हो ये रहा है कि सरकार भी संरक्षण दे रही है। बरेली में क्या हुआ? नहीं, अच्छा भाटी जी, एक सवाल पूछूंगी आपसे। आपने बोला कि बीजेपी और ओवैसी साहब एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन आप शिवसेना पर नहीं बोलते हैं। उद्धव ठाकरे वाला गुट जब वो बोलते हैं कि यहाँ पर कोई मेयर बनेगा तो हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा, वो भी मराठी मेयर और हिंदू मेयर की बात करते हैं। अब वो आपके साथी हैं तो उनका तुष्टीकरण आपको नजर नहीं आता है? शिवसेना का पहला जो दौर है हाँ। वो सांप्रदायिकता का दौर है। अच्छा, अब वाला नहीं है। अब वो सेकुलर हो गए। ये कन्वीनियंस, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है भाई। वो साथी हो गए, वो साथी हो गए। आखिरी बात कह दो, आखिरी बात कह दो। आज घिरे हैं। देखिए आखिरी बात कह दो। अच्छा, बोल रहे हैं। अभी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने और आरएसएस के नेताओं ने भी ये बयान दिए कि संविधान से सेकुलर शब्द हटना चाहिए और सेकुलर गलत है। हाँ। आप बस ये पहचान कर लीजिए, इस देश में जो पार्टी सेकुलरिज्म की समर्थक हैं वो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता नहीं करती, और जो सेकुलर शब्द को हटाना चाहती है वो सब सांप्रदायिक। प्रदीप, मैं आपसे पूछ रही हूँ। इन्होंने कहा कि ओवैसी साहब और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बीएमसी में पोल आप जो बात कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं हिजाबी पीएम, तो आपके भी नेता बार बार कहते हैं हिंदू मेयर, हिंदू मेयर। सारिता जी, आपके इतने पॉपुलर शो पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने तुष्टीकरण के नाम पे और तुष्टीकरण को सेक्युलरिज्म का नाम दिया था, जो 2014 के बाद बंद हो गया है। भाटी जी को यही चिढ़ है कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाता है। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद 0 दंगे होते हैं, जिसको ये सांप्रदायिक माहौल कहते हैं। असली सांप्रदायिक माहौल 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर दंगे में देखे था हमने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार धर्म देखकर जो है मुआवजा दे रही थी। इनकी असली सच्चाई और धार्मिक कट्टरता ये होती है। याद करिए, जब डिम्पल यादव, अखिलेश यादव एक मस्जिद के अंदर गए थे और जब डिम्पल यादव जी ने अपना चेहरा नहीं ढका था, तो मौलाना साजिद राज जी जो आपके पैनल पे है, यही कह रहे थे कि इस्लाम का विरोध है और ये इस्लाम के खिलाफ है। क्या सेक्युलर कहने वाले और लिबरल कहने वाले अखिलेश यादव ने एक शब्द बोला, या पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट भाटी जी ने एक शब्द बोला? तो जरा मुझे बता दे।
इनकी चिढ़ इस बात की है कि आज हिंदू समाज भी उतने प्रखर रूप से अपनी धार्मिक आजादी को प्रैक्टिस कर रहा है जितने रूप से मुस्लिम समाज प्रैक्टिस करता था। अब आपने बात करी कि भाई इनको हमसे चिढ़ क्या है, इनको हमसे चिढ़ यही है कि हम हिंदू और सनातन की भी उतनी बात करते हैं जितना किसी दूसरे धर्म की बात करते हैं। हम तो मुंबई के अंदर कोस्टल रोड बना रहे हैं, अटल सेतु बना रहे हैं, और साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि जब हमारा विरोधी तुष्टीकरण कर रहा है, जब हमारा विरोधी धर्म के आधार पर सिर्फ और सिर्फ किसी को चुनना चाहता है, हटाना चाहता है, तो हम खुलकर बोलेंगे हम तुष्टीकरण के खिलाफ है। और तुष्टीकरण के खिलाफ बोलना ही हमारा मराठी हिंदू मेयर कहना है। परंतु क्या इसका मतलब है कि हम किसी दूसरे धर्म के खिलाफ है? नहीं, हमारी किसी भी पॉलिसी के अंदर नहीं प्रदीप, आप ये नहीं कह सकते। आपने जो आपके जो नेता हैं नीतीश राणे, वो जो बयान दे रहे हैं महाराष्ट्र में और बीएमसी चुनाव में, वो कहते हैं यहाँ पे सिर्फ जय श्री राम बोलने वाला ही चलेगा। इसका क्या मतलब है? क्या वो सिर्फ एक धर्म और एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं प्रदीप? नहीं, उनका ये कहने का मतलब नहीं है कि जय श्री राम बोलने वाले के साथ में कोई अगर मुसलमान अपने धर्म का नारा लगाना चाहता है तो नहीं लगा सकता। ये नहीं ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला वाला कोई लाठी चलाएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है जय श्री राम बोलने वाला ही चलेगा। अब इसका मतलब क्या है? आप वीडियो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले राज ठाकरे का एक वीडियो सामने आया था। सुचारिता जी, आपने तो संजय राउत से पूछा था आपकी एनडीटीवी कॉन्क्लेव के अंदर, वो तो 10 मिनट के अंदर मुंबई को बंद करने की बात कर रहे थे। और यही राज ठाकरे कह रहे हैं कि हिंदू में देवी देवता नहीं होते। तो जब हमारा विरोधी हिंदुओं का इस तरीके से अपमान करेगा, जब समाजवादी पार्टी प्रभु श्री राम का अपमान करेगी, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है संवैधानिक कि हम हिंदू धर्म के व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूशनल अभिव्यक्ति की आजादी की भी रिस्पेक्ट करें। और जो आज यहाँ पे हिजाब की बात करें, जरा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कहिए कि किसी मुस्लिम महिला को, हिजाब पहनने वाली महिला को अपना अध्यक्ष बना के बता दे। असदुद्दीन ओवैसी बड़ी बात कर रहे हैं, ओपन चैलेंज दे रहा हूं मैं आपके शो पे। क्या असदुद्दीन ओवैसी अपने अलावा हिजाब पहनने वाली महिला को एआईएमएम का अध्यक्ष बना सकते हैं? क्या एमआईएम अपने किसी महिला हिजाबी महिला को अध्यक्ष बना सकती है? प्रदीप भंडारी सीधा सवाल पूछ रहे हैं। मैं फैज खान साहब के पास जा रही हूँ। फैज खान साहब, भाटी जी आपके बगल में बैठे हैं। प्रदीप जी ने कहा जब डिंपल यादव गई थी मस्जिद, तो यहीं बैठे रशीदी जी ने कहा था कि उन्हें पर्दे में होना चाहिए था। अब पर्दे के खिलाफ कहने वाले भाटी जी पर्दे प्रथा के खिलाफ है, तब आपने कोई बयान नहीं दिया। रशीदी जी गलत कह रहे थे, सही कह रहे थे उस समय? मैं 20 से उठ जाता हूं, दोनों को आजू-बाजू बैठाओ। नहीं, तो देखिए सीधी बात यह है कि पर्दे पर बोलने के लिए सियासी बयानबाजी अलग है, लेकिन जो सोच है वो अलग है। एक मिनट, डिबेट पर्दे पे है? नहीं, एक मिनट, पहले फैज साहब बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्लियर कट दिख रहा है कि केवल और केवल इसके पीछे राजनीति और कुछ नहीं। यदि आपको ग्राउंड रियलिटी पे काम करना चाहिए था तो उनके इस बयान का विरोध होना चाहिए था, और इसके अलावा इनको ऐसा बयान देना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसा कोई अभद्र ड्रेस में वो नहीं बैठी हुई थी। और महिला किसी भी पार्टी की सम्मान है, और पुरुष भी किसी भी पार्टी का हो उसका भी सम्मान है। ऐसा नहीं कि पुरुष है तो हम कुछ भी बोल दिए। अब देखिए, मैं एक मुस्लिम हूँ, थोड़ा सा मैं मुस्लिम समाज में समाज सुधार चाहता हूँ, इसलिए मेरा बारंबार ये निवेदन है, पहले पॉलीगेमी खत्म होनी चाहिए। 4 विवाह जो करते हैं ना, वो खत्म होना चाहिए। इंस्टेंट सर आदरणीय डाटा बता मेरे को 60 सेकंड बस डाटा बता दो। मुसलमान कितने हैं जिन्होंने 4 बीवियां? पॉलीगेमी का कानून खत्म कर दो, जब कोई नहीं करता है तो ठीक है। अरे पहले डाटा बता दो ना। दिक्कत क्या है? हलाला की कुप्रथा आज भी जारी है। हलाला है, ठीक है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, उनकी बात रखिए। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मोदी जी ने खत्म किया। सुनिएगा, मैं बहुत कायदे की बात बोल रहा हूँ। इनका ओवैसी जी का कहना है यदि हम सत्ता में आए तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वाला कानून भी फिर से नाफिज कर देंगे। अब देखिए, हिजाबी प्रधानमंत्री बन गई, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का भी नियम है और 4 पत्नी का भी नियम है। अब प्राइम मिनिस्टर आवास में हिजाबी प्राइम मिनिस्टर है, उसके पति का मन करेगा 4 शादी का है, दूसरी कर लिया, तीसरी कर लिया, चौथी कर लिया। प्रधानमंत्री आवास में 3-3 और पत्नी उसकी आ गई। अब उसका मन यह करेगा, क्योंकि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भी है, लिसन टू मी, कि अपनी पहली वाली प्राइम मिनिस्टर पत्नी को तलाक 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 कह दे, और फिर उसका मन करे शादी करना है। जिसका पति प्राइम मिनिस्टर हो तलाक क्यों लेगी? हलाला करवाएगी। मतलब मैं यही कह रहा हूँ, वो तलाक क्यों लेगी? नहीं, ये बयान मुझे आपत्ति है। इस बयान पर आपत्ति है रशीदी जी। रशीदी जी, एक मिनट, एक बचपन में
हम लोग नमक लेके गेंगरवे में डालते थे, वो तड़पता था। बाद में हमने तौबा किया किसी जीव पे ऐसा नमक नहीं डालना चाहिए। अब हम गद्दारों पे डालते हैं नमक, पाप भी नहीं पड़ता है हमको, वो भी तिल मिलाने लगते। मेरा ये कहना है, ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये जी कौन है? ये जस्टिस बीबी फातिमा जी है, ठीक है? इनकी भैया रशीदी जी को दिखाइए। खालिदा जिया है, ये रशीदी जी को जस्टिस बीबी फातिमा है, कैमरे पर ये खालिदा जिया है, ये मेघावती सुकर्णो पुत्री हैं, और ये शेख हसीना और ये बेनजीर भुट्टो, किसी ने भी हिजाब नहीं पहना हुआ है, केवल और केवल राजनीति जरूरी है लोग, केवल राजनीति करते हैं। अब रशीदी साहब आप कैसा बयान दे रहे हैं जिसका पति पीएम को तलाक देगी? ये कैसा बयान है? क्यों? ये कैसा बयान है? आपको मतलब मुझे एक ऐसा लगता पत्नी है को अच्छा सुख चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी का पति हो, ये महिला तय करेगी, ये महिला तय करेगी, ये महिला तय करेगी, आप थोड़ी तय करेंगे, ये महिला तय करेगी, आप नहीं तय करेंगे। नहीं, मैं बड़ी खबर बता रही हूँ, नहीं, महिला तय करेगी, आप नहीं बताएंगे। बड़ी खबर बता दीजिए जरा, बीएमसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, निकाह कर लेगा, फिर तीसरा निकाह कर लेगा। बीएमसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, नेताओं को नोटिस भेजने की बात कही गई है। नेताओं को नोटिस भेजने की तैयारी में इलेक्शन कमीशन, बीएमसी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। आपको बता दूं कि जिस तरह से धार्मिक बयानों की एक झड़ी लगी है, अब उन धार्मिक बयानों को, भड़काऊ बयानों के लिए नोटिस भेजेगी इलेक्शन कमीशन। नेताओं को इन बयानों को स्टडी किया जा रहा है। अब मैं इसी पर बात कर रही थी कि देखिए कैसे बयान धर्म को लेकर दिए जा रहे हैं, अब उन पर इलेक्शन कमीशन नोटिस देने की तैयारी में है। मैं एक बार जरा कुछ लोगों का सवाल लेना चाहती हूँ। मैम आप पूछिए। अब जो है इलेक्शन राम रहीम पर नहीं, प्रदूषण पर होना चाहिए। हाँ, देश के मुद्दों पर होना चाहिए, हाँ, विकास पर होना चाहिए। अब वो इसलिए बता रहे हैं कि प्रदूषण पर क्यों होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। वो ये कह रही है धर्म पर नहीं होना चाहिए, धर्म पर जो चुनाव हो रहा है या फिर जिस तरह के धार्मिक बयानों पर हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर नेताओं से कोई सवाल ना करे ना, इसलिए ये चीजें डाइवर्ट करने के लिए यूज हो रही है। ये डाइवर्ट होने के लिए यूज हो रही है। तो जरा आदिल हसन साहब के पास जाते हैं और उन्हीं से पूछते हैं, एमआईएम के प्रवक्ता है, नेता है। जरा आदिल हसन साहब बताइए, ये यहाँ बैठी जनता कह रही है कि कोई जवाबदेही ना हो नेताओं की, इसीलिए ये हिजाबी प्रधानमंत्री, धर्म वाला दाव नेता चल देते हैं। भाई क्या जरूरत थी हिजाबी प्रधानमंत्री बात कहने की? आप ये भी तो कह सकते थे मुसलमान महिला बनेगी, हालांकि बात भी धर्म की है। हाँ मैम, हम लोग तो मेयर थे नहीं, ना डिप्टी मेयर थे, ना मेयरशिप की चुनाव लड़ रहे हैं। एक जब इस देश में माइक्रो माइनॉरिटी सरदार मनमोहन सिंह साहब बन सकते हैं, उसके बाद प्रतिभा पाटिल मैडम बन सकती हैं, जाकिर हुसैन साहब बन सकते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद साहब बन सकते हैं, AR अंतुले साहब बन सकते हैं, तो एक हिजाबी महिला भी बन सकती है, उसको भी हक है। आप कहिए ना एक महिला बन सकती है, आप कहिए मुसलमान महिला बन सकती है। मैम सुनिए, आप कहिए मुसलमान प्रधानमंत्री बन, आप ये भी तो कह सकते थे। आपकी हिजाब की तमन्ना क्यों है कि महिला कहीं पे भी बने पर हिजाब जरूर पहना रहे? मैम आपको एक बात बता दूं, हिजाब हो, हिजाब पहनी भी बन सकती है। जब सिंगापुर में देखिए, सिंगापुर में जब बन सकती है, दिखला दीजिए अपने लोगों को। जब सिंगापुर दिखा रहे हैं, मैं तो आपको पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो दिखा दूंगी, मैं आपको खालिदा जिया दिखा दूंगी, मैं आपको शेख हसीना दिखा दूंगी। सर जरूर ढक रहे, हिजाब तो नहीं पहन रही है। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? आपको वही दिखती है जो आप देखना चाहते हैं। मैम सुनिए, हमने आवाम के बीच में एक बात रखी है, हम चाहते हैं कि हिजाब पहनी हुई बहन मुंबई की मेयर बने, हिजाब पहनी हुई बहन प्रधानमंत्री बने। पार्टी का अध्यक्ष आप बोलो, पार्टी का अध्यक्ष अपनी हिजाब वाली को बनाइए। यहाँ पर अंबर जैदी कह रही है, मेरे को समझ में नहीं आता ये मुसलमान लोगों को कौन सा चूरन बेचते हैं। अपनी पार्टी में किसी बुर्के वाली, हिजाब वाली को इन्होंने ना कोई प्रवक्ता बनाया, ना इन्होंने कहीं पे कोई टिकट दिया है, ना अध्यक्ष बनाते हैं, ना कहीं पे कोई पदाधिकारी आपको महिला नहीं मिलेगी। और ये पूरे देश का बेवकूफ बनाया हुआ है आप लोगों ने। ये कहीं और जाके मैडम बोलने दीजिए इनको, काउंटर अंबर जैदी का बोलने दीजिए।